अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और ज़रा सियासत में आने वाली गर्मा गर्मी गहमा गहमी की बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, नून लीग ने भी की, पीपल्स पार्टी ने भी की और बड़े बड़े ऐलानात भी हुए। पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे और हुकूमत मुखालिफ मार्च करेंगे। अब ये तो आप लोगों को याद ही है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें नून लीग, JUIFA और दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने 23 मार्च को एक लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद की तरफ पहले ही ऐलान कर रखा है। इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान का कल एक इंटरव्यू भी, जिसमें वो गुफ्तगू करते हुए कहते हैं या इस ख्याल का इजहार करते हैं कि अगले 3 माह वो समझते हैं हुकूमत के लिए बड़े अहम होंगे। अब ये किसकी तरफ इशारा करें वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि गाहे गाहे वो बड़े पुरेतबाद भी नज़र आए हैं, खासकर अपोजिशन के तनाजुर में। वो कहते हैं कि अपोजिशन हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी जब PDM ने अपनी मार्च का ऐलान किया था तो वेलकम कहा था और कहा था कि अगर खिलाफ कानून कुछ नहीं होता तो फिर ज़रूर आए, आके बैठें, जितने दिन चाहते हैं यहाँ पर एहतजाज करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब 2 मार्च होने वाली हैं, एक मुस्लिम लीग नून PDM की 23 मार्च को और एक 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी ने अब ऐलान किया है। ये किस तरह से वर्कआउट होगा और 2 अलग अलग लॉन्ग मार्च का सामना हुकूमत को, ये मुश्किल होगा हुकूमत के लिए या फिर आसान? अपने एनालिस्ट से ये पूछते हैं। पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ है। बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो थोड़ा सा ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है सबको कि एक जब लॉन्ग मार्च का PDM ने पहले ही ऐलान किया था और मार्च में तो 1 महीना पहले 27 फरवरी को जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, ये फैसला क्यों किया है और क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अलीना, क्यों किया है इसकी अलग अलग मार्च करने की वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि जो नो इन हाउस चेंज या नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो बातें हो रही थी उसमें शायद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई ख़ास इत्तेफाक नहीं हुआ या कोई कंसेंसस नहीं बन सका। इसलिए क्योंकि अपोजिशन में है, अपोजिशन को अपोजिशन करनी भी है और लोगों को दिखाना भी है कि हम अपोजिशन कर रहे हैं, इसलिए शायद ये अलग अलग एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है। दूसरा आपका सवाल ये था कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस पर कोई ख़ास हुकूमत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये ज़रा आसान होगा, मुश्किल में नहीं डालेगा हुकूमत को, इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो तो फरवरी में हो जाएगा, लेकिन जो PDM का लॉन्ग मार्च है वो लगता ये है कि शायद डिले हो जाए, क्योंकि जो KP में जो अब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो अगला फेज़ है उसकी तारीख भी आ गई है और वो 27 मार्च है। तो मुझे नहीं पता कि JUIF इलेक्शन की तैयारियों के दरमियान उठ के जाके लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगी नहीं करेगी, ये देखना पड़ेगा। और अगर हो भी गया अलीना, PDM का अलग लॉन्ग मार्च और पीपल्स पार्टी का अलग, वो जो एक दबाव पड़ता है एक मुत्तहिद अपोजिशन का हुकूमत में के ऊपर कि 11 सियासी जमातें एक जलसा कर रही हैं, वो बड़ा मुख्तलिफ होता है। और ये जो अलग अलग जलसे होते हैं इनका उस किस्म का प्रेशर और उस किस्म का दबाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी वही सवाल पूछूंगी अलीना जो मैंने पहले भी अपोजिशन के बारे में पूछा है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि हमें तो अभी तक यही बताया जा रहा था ना कि पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत को टफ टाइम देगी, चाहे पार्लियामेंट के बाहर वो अलग अलग अपोजिशन करेंगे लेकिन पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर भी कोई ख़ास टफ टाइम नहीं दिया जा रहा। सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान ऐसा लगता है कि अपोजिशन लीडर जो है वो वोट कैसे डालते हैं भूल जाते हैं। मिनी बजट आता है तो सीनियर जो क़यादत है वो गायब हो जाती है, मौजूद ही नहीं थी। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम ये देखना होगा कि जो 10 जनवरी को मिनी बजट पेश होगा नेशनल असम्बली में, उसमें अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होती है और ख़ास तौर पे जब ये सेनेट में जाएगा बिल तो वहाँ पे अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देती है या नहीं। नियाज़ी साहब, ये जो अब 2 अलग अलग मार्च होनी है, क्या आपको लगता है कि नून लीग कुछ अपने फैसले पे नज़रसानी या PDM अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकती है और ये भी फरवरी में ले आए और एक मिल के मार्च, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? या अगर 2 अलग अलग होती हैं तो ये अपोजिशन के हक में होगा या मुखालफत में? बेनज़ीर साहब ने जो कहा है ना स्ट्रेटजी क्या है, तो पहले तो वाक़तन ये है कि जांचना ये है, मैं एज ए पोलिटिकल एनालिस्ट कह लें या जो भी मुशाहिदा कह लें, कि उसमें देखना है कि आया वो चाहते क्या हैं। दूसरी बात यह है कि आया उसी में ही दूसरी चीज़ भी मैं लफ कर देता हूँ कि अपोजिशन जो है
वो ये काम दिल जमई से करना चाहती है। दोनों पार्टी से मैं कह रहा हूँ, पीओस पार्टी भी और पीडीएम भी, कि आया वो दिल जमई से करना चाहते हैं, आया वो दिलो जान से करना चाहते हैं, आया वो फिर वही डंग टपाओ लारा लपा और फिर यह है कि टाइम पास करें, फिर मार्च के बाद रोज़े आ जाएं और रोज़ों के बाद फिर आगे चले जाएं। जहाँ तक तो बेनज़ीर साहब ने कहा ना कि 27 मार्च को इलेक्शन है, ये मुझे नहीं पता था। अगर ये है तो ये मार्च के लिए तो ये कमाल की चीज़ है कि जो जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते हो ना, तो वर्कर्स जो है आधा तो आपका वैसे ही निकला हुआ होता है। और चूंकि बल्दियाती इलेक्शन है, अब मुझे नहीं पता कि अब कौन कौन से इलाके में है, क्योंकि बड़े जो जगहों पे तो इलेक्शन हो चुका है केपी में, अगर वहाँ से तो वर्कर कमाल का निकलता है जब वही पोलिटिकल एक्टिविटी चल रही होती है। इसमें तो दो राय नहीं है। ये तो बेनज़ीर साहबा को मैं बता दूं कि ये एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन मैं कोई बात एक और करूं, ठीक है। देखिए जी, मौलाना फजल रहमान ने अक्टूबर 2019 में मार्च किया, सिंगल पार्टी थी। हकीकत है कि इस्लामाबाद की तारीख में इससे ज्यादा बंदे आज तक मैंने नहीं देखे। अब उसमें वो नाकाम क्यों हुआ? क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून ने उनको बिट्रे किया, उनको अंडरमाइन किया, उनको उनके मार्च को सबअटैच किया। अपने ही वर्कर से कम से कम मुस्लिम नून की हद तक मैं जानता हूं कि अपने ही वर्कर से मुस्लिम नून की क़यादत को गालियां पड़ी। अब जब ये आप जब इसको करते हैं, जिसको कहना चाहिए कि 1 मार्च के अंदर, और फिर आपने बिट्रे किया ऐसे तरीके से कि किसी पीपल्स पार्टी ने कहा मार्च में करें और शहबाज शरीफ ने कहा कि दिसंबर में करें। अब अगर आज भी ये मार्च दिलो जान से दोनों पार्टियां करें और अपने अपने तरफ करें, मेरा ख्याल है कि हुकूमत, जिसके लिए ये हमेशा लोगों का ये ख्याल है कि लोगों के अंदर जो गम गुस्सा, लोग बाहर नहीं निकल रहे। मैं अभी आप लिख लें और ज्यादा दूर नहीं है, पीपल्स पार्टी निकले, आपको लगता है मुश्किल होगा हुकूमत के लिए, लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। ठीक है जी, पीडीएम भी निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा। आप उसको बता देंगे, ये बात कही थी कि आप देखें कि किस तरह लोग दीवाना भट्टी साहब की तरफ ये लेके जाना चाहती हूं मैं के साथ बाहर निकलते हैं। भट्टी साहब, दो राय आई हैं इस वक्त मेरी तरफ। बेनज़ीर कहती हैं आसान होगा हुकूमत के लिए, कोई टफ टाइम नहीं दे सकेंगे। न्यायी साहब कहते हैं कि मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म ने भी कल गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये जो 3 महीने बड़े अहम हैं और इन्हीं 3 महीनों के दरमियान में 2 मार्च भी आ रही हैं। आपको क्या लगता है? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि बेनज़ीर शाह साहबा का और हफीजुल्लाह न्यायी साहब की मुझे एक बात भी तक नहीं पहुंची, लिहाजा जो कुछ भी उन्होंने कहा उन्होंने ही कहा है, मैंने नहीं कहा। और दूसरी बात यह है कि लॉन्ग मार्च अपोजिशन का हक है, और इस वक्त ये भी हम छोड़ देते हैं कि ये लॉन्ग मार्च मुत्तहदा मुश्तरका क्यों नहीं, अलहदा क्यों है। ये भी छोड़ देते हैं कि हुकूमत के 4थे साल में लॉन्ग मार्चों का क्या फ़ायदा। ये भी छोड़ देते हैं कि इन लॉन्ग मार्चों का मकसद मतलब क्या है। और ये भी छोड़ देते हैं कि एक लॉन्ग मार्च मौलाना कर चुके, धरना दे चुके, जिसमें दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना को चीट किया, जिसमें मौलाना साहब आखिर पर कहीं दुआए खैर करके और प्लान ABC के साथ रवाना हो गए। ये भी छोड़ देते हैं मैडम शेख कि आर पार हो चुका, जनवरी से पहले हुकूमत को घर भिजवा देंगे, हो चुका। मार्च में, पिछले साल मार्च में हुकूमत का मार्च हो जाएगा, हो चुका। अस्तीफे हुकूमत के मुंह पर दे मारेंगे, हो चुका। गिरबान से पकड़ के उठाकर बाहर फेंक देंगे, हो चुका। इसके अलावा बहुत सारे अपोजिशन के दावे, नारे, बड़के हवा हो चुकी। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मौलाना साहब के पास तो चलो बंदे होंगे, बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च के लिए बंदे कहाँ से लाएंगे? एक लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो ने पहले भी किया था, सिंध से सिंध तक, मतलब घर के लाउंज से घर के दरवाजे तक। अच्छा। इस लॉन्ग मार्च के हवाले से साफी अब्दुल अजीज मेमन मरहूम ने लोगों के इंटरव्यूज किए थे, जो 2,500-3,000 हजार मुबैना तौर पर कह रहे हैं ना, लोगों में इतना गम गुस्सा है खान साहब के खिलाफ कि लोग निकल आएंगे सड़कों के ऊपर। नहीं, न्याजी साहब से ये तो आगे कौन से पवित्र लोग बैठे हैं? आगे भी तो आल बचाओ, बाल बचाओ और खाल बचाओ वाले और जुगाड़ लगाओ इक़्तिदार में और मिट्टी पाओ वाले लोग बैठे। ये कौन से? इनको क्या लगे लोगों के मसाइल से? इनको क्या लगे महंगाई से? मरियम नवाज साहबा के जो बेटे की शादी हुई है, उसमें महंगाई या बेरोजगारी या गुर्बत के लिए कोई लंगर खाना खुला था? या नवाज शरीफ साहब जिस तरह रह रहे हैं, या जरदारी साहब जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, या बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? चाहे तो साथ साथ जवाब दे सकते हो। अच्छा, आगे मेरा जवाब सुन लीजिएगा पहले। तो इन लोगों को महंगाई से कुछ नहीं, ये इनका अवाम से कोई तल्लुक नहीं। अवाम से तल्लुक होता तो जितनी महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत है, अवाम के मसाइल है, अब तक तो ये सड़कों पे लाकर हुकूमत का तख्ता उलट चुके होते। इनका ये इशू नहीं है, इनका इशू है अपने केस। लेकिन सर फिर भट्टी साहब माजरत, अच्छा, लेकिन फैक्ट ये है कि जब 2,500-3,000 बंदा भी अगर इकट्ठा हो जाए और इस्लामाबाद में आके बैठ जाए तो हुकूमत के लिए तो मसला होगा ना।
हाँ, आगे वही उसी पे आ रहा हूँ मैडम शेख, उसी पे आ रहा हूँ। अगर आप जल्दी से बता दें। बाकी सारों का इतनी गौर तवज्जो से सुना कि जैसे मौजे तंग और नेल्सन मंडेला डायरेक्ट किताब कर रहे हैं। सबको ये शिकायत है सर, जल्दी से बता दें। हाँ, ये तो चलती रहेगी। अच्छा, और फिर बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। जमहूरियत का, अपनी जमहूरियत का हुस्न देखिए, बिलावल के बाबा जानी इस्लामाबाद में फार्मूले बना रहे हैं और ये लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। शायद ये भी एक फार्मूले का हिस्सा हो, कोई पता नहीं, क्या पता। लेकिन हुकूमत के लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। हुकूमत ने 3.25 सालों में बता दिया कि इसमें इतना साहब भी कह रहे हैं मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। एक आम मसले को बड़ा मसला बना देती है। मौलाना का लॉन्ग मार्च आया, हुकूमत 15 दिनों के गैब, हुकूमत इतनी घबराई हुई कि इमरान खान ने कहा कि मेरे वज़रा भी घबरा गए थे। फिर टीएलपी का लॉन्ग मार्च जिस तरह मामले को हैंडल किया वो सबके सामने है, तो हुकूमत के लिए मुश्किल होगी। मज़े साहब, ये जो अलग अलग मार्च का फैसला किया है, क्या आपको लगता है क्या मकसद हो सकता है इसका, क्यों किया, और क्या बिलावल भी मार्च करके वापस घर को चले जाएंगे, उससे हासिल क्या होगा हुकूमत के लिए, ये कैसा है? देखिए, नॉर्मली अगर मार्च होता है तो फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, और कुछ नहीं होता है तो कम से कम मौलाना अकेले भी गए तो फिर एग्रीमेंट एक करके वापस गए, और उस एग्रीमेंट के गवाह जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, ख़ुद मौलाना हैं, और जिससे मुज़ाकरात हुए थे या मामलात तय हुए थे। लेकिन उनका भी, जिस तरह हमें आज तक ये नहीं पता चल सका कि टीएलपी से एग्रीमेंट क्या हुआ, इसी तरह हमें आज तक नहीं पता चल सका कि मौलाना के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन बहरहाल मौलाना वापस आ गए थे। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अगर मार्च करेगी तो पीपल्स पार्टी का मार्च बुनियादी तौर पे उनकी इलेक्शन कैंपेन होगी, इसलिए कि उनका रूट देखें आप, वो कराची से इंटीरियर सिंध से होते हुए, जनूबी पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से होते हुए लाहौर इस्लामाबाद जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो लोकल बॉडी इलेक्शन कैंपेन भी और जनरली अपनी इलेक्शन कैंपेन की लॉन्च करने जा रहे हैं, और इसलिए वो उसको पूरी अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाह रही है। इसीलिए पीपल्स पार्टी ऑन इट्स ओन जाना चाह रही है। पंजाब में ज़ाहिर है उन्हें शदीद प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब के अंदर वो जनूबी पंजाब में मुतहर्रिक होना चाहते हैं वो। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के जो पेश नज़र है वो ये कि क्योंकि वो कराची से मज़ार कायद से शुरू कर रहे हैं इस्लामाबाद तक, ये कोई आसान रूट नहीं है, और तो ये मुझे लगता है कि ये उनकी इलेक्शन कैंपेन की लॉन्च है। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम का एक तो चांसेस हैं कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन वहाँ भी मसला यही है कि जो जेयूआई को कामयाबी मिली है खैबर पख्तूनख्वा में, उसका बहुत बड़ा जो अमल दखल था वो उनकी मुतहर्रिक कारकुन थे, जो पिछले 1 साल में जो भी धरना हुआ, चाहे उन्होंने अकेले किया या जलसे जुलूस हुए, तो जेयूआई का जो वर्कर्स था वो काफ़ी हद तक एक्टिव नज़र आया, मोबिलाइज हुआ, उसका उन्हें फ़ायदा हुआ। अब मुझे नहीं पता अगर 27 मार्च को लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं तो आई डाउट कि 27 मार्च को फिर मार्च होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप अपने सारे कारकुनों को मार्च में लगा दें और इलेक्शन आप और लीडरशिप इलेक्शन लड़ रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो मुझे 27 मार्च का जो वो है वो आगे शायद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब पता नहीं इसमें किस हद तक वो न्याय साहब भी इसको कह रहे हैं ना कि एक एडेड एडवांटेज होगा अगर साथ बल्दियाती इंतखाबात करें। नहीं होता। देखिए, टाइम की बात होती है ना, अगर 2 हफ्ते पहले मार्च हो और 2 हफ्ते बाद इलेक्शन हो, तो जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन कैसे मार्च होगा? उस दिन कैसे मार्च होगा? जहाँ लीडरशिप भी वही होगी, कारकुन भी वही होंगे, तो इलेक्शन कौन लड़ेगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसी दिन अगर इलेक्शंस हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसी दिन मार्च हो पाएगा। हुकूमत को किस तरह से असरअंदाज कर सकता है? क्या आपको लगता है जैसे वजीर आज़म कह रहे हैं? नहीं, देखें, वजीर आज़म ने कल एक जो स्पिन की है, उन्होंने 3 माह अहम होंगे ये वेग छोड़ दिया। अगर वो ये कहते हैं कि माशी सूरत हाल के हवाले से 3 माह अहम हैं, तो लोग होते कि चलें ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हैं, अगर तो उन्होंने एक वेग छोड़ दिया कि 3 महीने अहम है और मार्च भी हो रहा है, तो ये उन्होंने एक तरीके से चीज़ें, मेरा ख्याल है कि उनका ये बयान जो है खुद उनकी हुकूमत की गैर यकीनी सूरत हाल, वरना अपोजिशन से नहीं आपको लगता कि कुछ खतरा है, या एटलीस्ट हैंडल कर लेंगे आराम से, आसान है से, क्योंकि तसादुम नहीं है ना इसमें, इसमें कहीं तसादुम कौंसर नहीं है, हड़ताल कौंसर नहीं है, कोई ये उस तरह का धरना नहीं है जैसे टीएलपी का धरना था, उस तरह की चीज़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को नहीं। लेकिन मैं ये चीज़ न्याजी साहब के पास लेके आना चाहती हूँ। न्याजी साहब,
अगर आके बैठ जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले भी या कुछ भी, प्रेशर तो क्रिएट होता है हुकूमत के ऊपर, और फिर जैसे अभी मज़हर साहब ने भी कहा कि कुछ 2 लोग की बात भी होती है फिर, तो क्या आप भी समझते हैं कि आसान होगा जैसे मेरे 2 एनालिस्ट कह रहे हैं? लेकिन बाद में उन्होंने भी तकरीबन वही बात कर दी। वो ये कि पहले ये जांचना होगा कि आया ये दोनों पार्टी जो हैं लैटेंट स्पिरिट में एक सख्त मौक़िफ़ के साथ लॉन्ग मार्च के लिए ज़हनी तौर पर यकसू हैं या नहीं हैं। पहली ये बात, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये प्री रेक्विजिट है कि आप ये तो नहीं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए मार्च जैसे पहले करते रहे हैं, फिर मार्च के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अक्टूबर और उसके बाद सर वो तो मज़हर साहब कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कैंपेन एक तरह से चल रही है। दूसरा मैं बताऊं, पीपल्स पार्टी की हद तक। दूसरा मैं बताऊं, बिल्कुल मज़हर साहब ने सही फरमाया है। दूसरा ये है कि अगर मार्च का मतलब ये है कि धरना है, उन्होंने फर्क 23 मार्च की मैं बात करता हूँ, केस इन पॉइंट को 27 को इलेक्शन हो रहा है, तो ये 23 मार्च के पॉलिटिक्स होती है कि इलेक्शन कैंपेन क्या होती है कि खून गर्म रखने का है एक बहाना, पलट कर वो क्या झपट कर पलटना। ये सिर्फ ये एक्टिविटी जो होती है आपको अंदाज़ा नहीं कि पॉलिटिकल वर्कर को कितना चार्ज करती है। या तो अगर तहरीक इंसाफ वहाँ लड़ रही है तो उसको भी पॉलिटिकली ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी मार्च के लिए मोबिलाइज करें। हाँ, ये बात मज़हर साहब की बात में ये ज़रूर है कि अगर 23 मार्च को चलते हैं और 24 मार्च को या 25 मार्च को चलते हैं और वहाँ 2-3 दिन का धरना देते हैं, तो फिर इलेक्शन को मैनेज करने के लिए आपको जितने पोलिंग स्टेशन है, फर्ज 2000 है, तो 4000 वर्कर्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो भी चाहिए होता है। और नहीं, लेकिन मैं ये नहीं उसके लिए, लेकिन उसका हल है, उसका हल है कि वर्कर जो है वो धरना नहीं देंगे। धरना बात और है, मार्च और है। अच्छा। मार्च करके अगर मार्च जब आता है ना, पहला जो हल्ला होता है ना वही गिना जाएगा। अगर पहले हल्ले में 2 लाख आते हैं, उसके बाद 50,000 रह जाते हैं, तो उनको 2 लाख ही गिना जाएगा। सब कुछ कह रहे हैं, सिर्फ चीज यहाँ पे एक छोटी सिर्फ मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अगर पीडीएम का मार्च में नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये गर्मियों में भी होगा। तो फिर ये लॉन्ग मार्च आपका डिले हो गया सर्दियों तक, फिर तो कोई भरोसा भी नहीं करेगा ना इनके ऊपर, क्योंकि फिर तारीख पे तारीख। और फिर आप देखें, हो सकता है कि अप्रैल मई में शायद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात भी हो जाए, क्योंकि डीलिमिटेशन जो है वो मार्च के एंड तक मुकम्मल होगी, तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसकी तैयारी में लग जाएगी। तो फिर अगर ये मार्च में नहीं हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये पीडीएम का लॉन्ग मार्च होगा। एक मैं केस इन पॉइंट मैं भी बताऊंगा मिसाल मज़हर साहब से पहले, जब फजल रहमान साहब ने मार्च किया था, हकीकत यह है कि हुकूमत इतनी मुश्किल में थी। मैं कहता हूँ मज़हर साहब अपना चेंज करें आसान से मुश्किल, क्यों मज़हर साहब का आसान जो है ना मुझे चुभ रहा है, बेनज़ीर का खैर है। अच्छा, क्यों मज़हर समझते हैं ना सारी कि फजल रहमान का जो मार्च था ना सर, यकीन जाने कि उसके लिए जिस लेवल बेनज़ीर इतना जबरदस्त तरीके से समझा के आपको चले गए, बेनज़ीर को आसान ना ले। मज़हर साहब जल्दी से मज़हर साहब के तरह ले, फिर मुझे ब्रेक लेने हैं। नहीं, मैंने मज़हर साहब को चेंज करवाना, मेरी आसान मेरी। अच्छा देखिए, बात यह है कि फजल रहमान का जो मार्च था ना उस पर जिस लेवल में मुज़ाकरात हुए, जितने एक्सटेंसिव हुए 8-9 घंटे, अच्छा, मुल्क के नंबर 1 बंदे के, हाँ, तो जाहिर है को मुश्किल थी। ठीक है कि वो मुज़ाकरात हुए। नहीं साहब कहते हैं आप अपना आसान चेंज कर लें, आप करेंगे? क्या कहना चाह रहे थे आप जल्दी से? देखिए, बहुत सीधी सी बात ये है जी कि अगर डी चौक पे पाकिस्तान परेड होती है, हाँ, तो लॉन्ग मार्च कैसे होगा? मुझे नहीं लगता कि 23 मार्च की नहीं, वो परेड थोड़ी मुलतवी होगी सर। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कोरोना को आम करना है, मार्च को रोकने के लिए कोरोना को आम करना है, फिर परेड को मुलतवी करना है। ऐसी सियासी जमातें अभी बनी नहीं है। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल, क्योंकि 23 मार्च की सेंसिटिविटी की वजह से तो हो सकता है उससे पहले कुछ मुज़ाकरात हो जाएं, जो मुज़ाकरात पहले धरने के बाद हुए थे वो हो सकता है धरने से पहले हो जाएं। लेकिन वो तो अब इशारे भी आ रहे हैं ना कि कोई मुज़ाकरात तो मुश्किल हो गया ना। चेंज कर दे, अब चेंज मतलब कह दिया कि 10 दिन पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे, मुश्किल हो गई, अब चेंज कर दे। वो एक तरीके से कह दिया कि मुश्किल हो जाएगी। चले जी, ठीक है, डील की तरदीद हुई है, मुज़ाकरात की नहीं हुई है। ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी। हमने हमारे 2 एनालिस्ट समझते हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकता है, न्याजी साहब और भट्टी साहब टू बी स्पेसिफिक समझते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च
होता है और फिर खासकर धरने में तब्दील हो जाता है और अपोजिशन बड़ी संजीदा है इस मामले में, तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन बेनज़ीर और मज़हर अब्बास साहब ऐसा नहीं समझते हैं कि इतना हुकूमत को मुश्किल नहीं होगी अपोजिशन को रोकने में, और फिर जो PDM ने मार्च करना है उसके ऊपर अभी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करें। छोटी सी ब्रेक, दूसरा सवाल बड़ा हम इसके साथ आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको। मामला कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को किसी भी पार्लिमानी कमेटी या आइनी बॉडी के इजलास में नहीं पेश होंगे, नहीं बुलाया जाएगा जवाब तलबी के लिए। उनकी जगह DG नैब पेश होंगे और जो भी ब्रीफिंग्स देनी है या जो भी जवाब तलबी है वो करेंगे, रिप्रेजेंट बेसिकली नैब को, चेयरमैन नैब की जगह। अब ये कदम, इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। ये उस वक्त आया है वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिफिकेशन जिस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को तलब कर रखा था नैब की जो रिकवरीज़ हैं उसकी जवाब तलबी के सिलसिले में, और ख़ासकर चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर ही इन कैमरा इजलास भी उस दिन तलब किया गया था, लेकिन फिर पेश ना हुए क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिफिकेशन कर दिया कि चेयरमैन नैब ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होंगे। तो ये वजह क्या हुई, क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नैब को पेशी से रोका, ये अपने एनालिस्ट से जानेंगे। ओपन ऑप्शन है सबके पास। बेनज़ीर, क्या वजह लगती है आपको? मुझे तो नहीं पता अलीना क्या वजह है, क्योंकि हमें तो कहा जाता है कि नैब एक खुद मुख्तार, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इदारा है, तो वज़ीर आज़म क्यों रोक रहे हैं नैब चेयरमैन को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश होने से। और अलीना, आपने पिछले हफ्ते मेरे ख़्याल से हमसे ये सवाल पूछा था कि 2022 में एहतसाब का अमल कैसा होगा। हाँ। तो मेरे ख़्याल से ये आपका जवाब जो है वो ये है कि हमारे जो अकाउंटेबिलिटी अदारा है उसके जो हेड हैं वो शायद अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते। पहले जब उनसे, वैसे तो हमें हर दूसरे दिन प्रेस रिलीज़ हम अखबार में पढ़ते हैं नैब की कि ये रिकवरी हो गई तो वहाँ से रिकवरी हो गई, लेकिन जब रिकवरी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में तो पहले नैब के चेयरमैन कहते हैं कि इसकी इन कैमरा ब्रीफिंग कराएं और मीडिया को इजाज़त नहीं होनी चाहिए इसको कवरेज करने के लिए। उसके बाद जब इन कैमरा भी होती है तो वो पेश नहीं होते। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी है। कहा तो हमें जाता है कि नैब अवाम के लिए काम करती है, लेकिन शायद नैब नहीं चाहती कि अवाम को पता चले कि नैब काम कैसे करती है और क्या काम करती है। मैं फिर से एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल दूंगी, मैंने पहले भी दी है शो पे, रॉबर्ट मलर की जो ट्रंप के खिलाफ जो तहकीकात थी उसमें वो हेड कर रहे थे, और जब उन्होंने मुकम्मल कर दी तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट पब्लिक की और फिर वो अपनी कमेटी के सामने, हाउस कमेटी के सामने बैठे और 4 घंटे बैठ के उन्होंने सवालों का जवाब दिया। और वो जो रिकॉर्डिंग है अलीना, वो आप और मैं भी जाके यूट्यूब पे आज तक देख सकते हैं कि क्या सवाल पूछा गया और क्या जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, अगर मीटिंग भी होती है तो इन कैमरा और खुफिया रख के। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि जवाब तलबी से तो वज़ीर आज़म ने मना नहीं किया ना, जवाब देने से मना नहीं किया, DG नैब दे लेंगे, कोई वजह हो सकती है, जो चेयरमैन नैब शायद वो सही नहीं समझते जाके पेश हों। क्या आपको लगता है जस्टिफिकेशन जायज़ है? देखिए, वज़ीर आज़म ये नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार ही नहीं रखते, और ये बात मैंने खुद नैब के ज़राए से पूछी है। वज़ीर आज़म नैब के मामलात में मुदाखलत कर ही नहीं सकते, उनको इख्तियार ही नहीं है। और मुझे ताज्जुब है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कितना लाइटली लिया इस बात को कि वज़ीर सेक्रेटरी नैब की तरफ से एक वो जारी हुआ कि जी वज़ीर आज़म ने की हिदायत के मुताबिक। वज़ीर आज़म हिदायत कैसे दे सकते हैं चेयरमैन नैब को या इवन नैब को? ये उनकी खुद मुख्तारी में बराह रास्त मुदाखलत है। ये इख्तियार उनको है ही हासिल ही नहीं है, इख्तियार हासिल नहीं है। वो आपने नैब का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया अपोजिशन की मशावरत के, उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद नैब ऑन इट्स ओन, यानी अपरेंटली जो हम नैब के कानून के तहत वो, और मुझे नहीं पता कि चेयरमैन नैब क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों। और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट जितनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हेयरिंग्स वगैरह ये मौजूदा उसमें तो मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं, लेकिन मैंने चौधरी निसार से ज़्यादा इफेक्टिव चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं देखा। अच्छा, राना तनवीर ने गो के एहतजाज किया। मैं मज़हब एक चीज़ के ऊपर ज़रा क्लेरिफिकेशन चाहती हूँ। आप जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का इख्तियार ही नहीं है, मेरे सामने नोटिफिकेशन है जो वज़ीर आज़म ने किया है, इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा है कि वज़ीर आज़म ने अप्रूव किया है कि डायरेक्टर जनरल मतलब DG नैब जो है वो पेश हों चेयरमैन नैब की जगह।
तो क्या ये मुराद है कि नैब की तरफ से रिक्वेस्ट गई होगी, फिर वजीर आजम ने अप्रूव किया और फिर सेक्रेटेरिएट को आगे भेजा? अगर ऐसा है अलीना तो भी इलीगल है। नैब कैसे वजीर आजम से गाइडलाइन ले सकती है? ये तो चेयरमैन तो पार्लियामेंट्री कमेटी को जानी चाहिए। हाँ, ये तो चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। अच्छा, अगर ये इफेक्टिव पब्लिक अकाउंट कमेटी हो तो ये चेयरमैन नैब के आप कैसे कह सकते हैं? वजीर आजम से गाइडलाइन लेंगे आप उसमें, तो फिर आपकी इंडिपेंडेंस कहाँ चली गई? कि रोज हमें भाषण देते हैं, एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, जाके लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। ये बताएं कि इसका कानून में किधर गुंजाइश है इसकी। ठीक है, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, बता दें कि कानून में कहाँ गुंजाइश है इस चीज़। लेकिन ये सवाल बहुत वैलिड है और पॉइंट बहुत वैलिड है जो आप रेज कर रहे हैं कि वजीर आजम का तो इख्तियार ही नहीं बनता कि वो इस तरह से मुदाखलत करें और चेयरमैन नैब को रोके कमेटी में पेश होने की। जनाब, इस मामले की हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है, कल एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको। मामला कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को किसी भी पार्लिमानी कमेटी या आइनी बॉडी के इजलास में नहीं पेश होंगे, नहीं बुलाया जाएगा जवाब तलबी के लिए। उनकी जगह DG नैब पेश होंगे और जो भी ब्रीफिंग्स देनी है या जो भी जवाब तलबी है वो करेंगे, रिप्रेजेंट बेसिकली नैब को, चेयरमैन नैब की जगह। अब ये कदम, इसकी जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। ये उस वक्त आया है वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिफिकेशन जिस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को तलब कर रखा था नैब की जो रिकवरीज़ हैं उसकी जवाब तलबी के सिलसिले में, और ख़ासकर चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर ही इन कैमरा इजलास भी उस दिन तलब किया गया था, लेकिन फिर पेश ना हुए क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिफिकेशन कर दिया कि चेयरमैन नैब ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होंगे। तो ये वजह क्या हुई, क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नैब को पेशी से रोका? ये अपने एनालिस्ट से जानेंगे, ओपन ऑप्शंस है सबके पास। बेनज़ीर, क्या वजह लगती है आपको? मुझे तो नहीं पता अलीना क्या वजह है, क्योंकि हमें तो कहा जाता है कि नैब एक खुद मुख्तार, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस इदारा है, तो वज़ीर आज़म क्यों रोक रहे हैं नैब चेयरमैन को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश होने से? और अलीना, आपने पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से हमसे ये सवाल पूछा था कि 2022 में एहतसाब का अमल कैसा होगा। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये आपका जवाब जो है वो ये है कि हमारे जो अकाउंटेबिलिटी अदारा है उसके जो हेड हैं वो शायद अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते। पहले जब उनसे, वैसे तो हमें हर दूसरे दिन प्रेस रिलीज़ हम अखबार में पढ़ते हैं नैब की कि ये रिकवरी हो गई तो वहाँ से रिकवरी हो गई, लेकिन जब रिकवरी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में तो पहले नैब के चेयरमैन कहते हैं कि इसकी इन कैमरा ब्रीफिंग कराएं और मीडिया को इजाज़त नहीं होनी चाहिए इसको कवरेज करने के लिए। उसके बाद जब इन कैमरा भी होती है तो वो पेश नहीं होते। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी है। कहा तो हमें जाता है कि नैब अवाम के लिए काम करती है, लेकिन शायद नैब नहीं चाहती कि अवाम को पता चले कि नैब काम कैसे करती है और क्या काम करती है। मैं फिर से एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल दूंगी, मैंने पहले भी दी है शो पे, रॉबर्ट मलर की जो ट्रंप के खिलाफ जो तहकीकात थी उसमें वो हेड कर रहे थे, और जब उन्होंने मुकम्मल कर दी तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट पब्लिक की और फिर वो अपनी कमेटी के सामने, हाउस कमेटी के सामने बैठे और 4 घंटे बैठ के उन्होंने सवालों का जवाब दिया। और वो जो रिकॉर्डिंग है अलीना, वो आप और मैं भी जाके यूट्यूब पे आज तक देख सकते हैं कि क्या सवाल पूछा गया और क्या जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, अगर मीटिंग भी होती है तो इन कैमरा खुफिया रख के। अच्छा मज़र अब्बास साहब, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि जवाब तलबी से तो वज़ीर आज़म ने मना नहीं किया ना, जवाब देने से मना नहीं किया, DG नैब दे लेंगे, कोई वजह हो सकती है जो चेयरमैन नैब शायद वो सही नहीं समझते जाके पेश हों। क्या आपको लगता है जस्टिफिकेशन जायज़ है? देखिए, वज़ीर आज़म ये नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार ही नहीं रखते, और ये बात मैंने खुद नैब के ज़राए से पूछी है। वज़ीर आज़म नैब के मामलात में मुदाखलत कर ही नहीं सकते, उनको इख्तियार ही नहीं है। और मुझे ताज्जुब है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कितना लाइटली लिया इस बात को कि वज़ीर सेक्रेटरी नैब की तरफ से एक वो जारी हुआ कि जी वज़ीर आज़म ने की हिदायत के मुताबिक। वज़ीर आज़म हिदायत कैसे दे सकते हैं चेयरमैन नैब को या इवन नैब को? ये उनकी खुद मुख्तारी में बराह रास्त मुदाखलत है। ये इख्तियार उनको है ही, हासिल ही नहीं है, इख्तियार हासिल नहीं है। वो आपने नैब का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया अपोजिशन की मशावरत के, उसके बाद ख़त्म हो गया। उसके बाद नैब ऑन इट्स ओन, यानी अपरेंटली जो हम नैब के कानून के तहत
वो, और मुझे नहीं पता कि चेयरमैन नैब क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्यों। और मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट जितनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हेयरिंग्स वगैरह ये मौजूदा उसमें तो मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं, लेकिन मैंने चौधरी निसार से ज़्यादा इफेक्टिव चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं देखा। अच्छा, राना तनवीर ने गो के एहतजाज किया। मैं मज़हब एक चीज़ के ऊपर ज़रा क्लेरिफिकेशन चाहती हूँ। आप जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का इख्तियार ही नहीं है, मेरे सामने नोटिफिकेशन है जो वज़ीर आज़म ने किया है, इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा है कि वज़ीर आज़म ने अप्रूव किया है कि डायरेक्टर जनरल मतलब DG नैब जो है वो पेश हों चेयरमैन नैब की जगह। तो क्या ये मुराद है कि नैब की तरफ से रिक्वेस्ट गई होगी, फिर वज़ीर आज़म ने अप्रूव किया और फिर सेक्रेटेरिएट को आगे भेजा? अगर ऐसा है अलीना तो भी इलीगल है। नैब कैसे वजीर आजम से गाइडलाइन ले सकती है? ये तो चेयरमैन तो पार्लियामेंट्री कमेटी को जानी चाहिए। हाँ, ये तो चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। अच्छा, अगर ये इफेक्टिव पब्लिक अकाउंट कमेटी हो तो ये चेयरमैन नैब के आप कैसे कह सकते हैं वजीर आजम से गाइडलाइन लेंगे आप उसमें? तो फिर आपकी इंडिपेंडेंस कहाँ चली गई? कि रोज हमें भाषण देते हैं, एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, जाके लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। ये बताएं कि इसका कानून में किधर गुंजाइश है इसकी। ठीक है, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, बता दें कि कानून में कहाँ गुंजाइश है इस चीज़। लेकिन ये सवाल बहुत वैलिड है और पॉइंट बहुत वैलिड है जो आप रेज कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का तो इख्तियार ही नहीं बनता कि वो इस तरह से मुदाखलत करें और चेयरमैन नैब को रोके कमेटी में पेश होने की। जनाब, इस मामले की हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद आते हैं।